हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के स्टडी चैनल PHFC एजुकेशन हब पे। दोस्तों, इससे पहले कि जो हिस्ट्री की 2 वीडियो लेक्चर जो हैं उसमें हम कर रहे थे 18वीं शताब्दी के अंदर मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद जो स्वतंत्र राज्य छोटे छोटे उदय होते हैं, उनमें से पहली जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने किया था जो हैदराबाद है उसको और कर्नाटक को। दूसरी वाली जो वीडियो लेक्चर है उसमें हमने बंगाल को कर लिया था। ये वाली जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम करने वाले हैं अवध को और मैसूर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अवध जो था, अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना शहादत खान ने की थी। किसने की थी? शहादत खान ने। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? तो शहादत खान ने की थी। ये जो शहादत खान थे, ये कौन थे? एक्चुअल में शहादत खान को 1722 में, शहादत खान को 1722 में मुग़ल बादशाह जो हैं वो अवध का सूबेदार नियुक्त करते हैं। शहादत खान को 1722 में मुग़ल बादशाह अवध का सूबेदार नियुक्त करते हैं। ठीक है। जैसे ही 1722 में शहादत खान को अवध का सूबेदार नियुक्त किया जाता है, तो उसके बाद अगले ही साल 1723 में ये अवध के अंदर नया भू राजस्व बंदोबस्त लागू करते हैं। नया भू राजस्व बंदोबस्त लागू करने का मतलब क्या है? भू राजस्व का तो मैंने जो पहले वाली वीडियो लेक्चर जो है उसमें भी समझाया था कि भू राजस्व का मतलब है कि भूमि से जो कर लिया जाता था, भूमि से, क्योंकि उस समय राज्य की आय का मुख्य जो स्रोत होता था वो भूमि पर लगाए जाने वाला कर, जिसको हम लगान भी कहते थे और उसी को भू राजस्व भी कहते थे। तो भू राजस्व का बंदोबस्त का मतलब है कि उसका नियमन करना। ठीक है, कि उसे किस तरह से लगाया जाना है, कितना भूमि की जो उपज हो रही है उसका कितना भाग, कितना प्रतिशत या कितना रेशियो जो है वो लिया जाना है, उसी को भू राजस्व बंदोबस्त कहते हैं। तो इसने मतलब कि भू राजस्व का कितना भू राजस्व लिया जाएगा, उसकी दर क्या होगी, इसके लिए एक नया बंदोबस्त लागू किया। तो 1722 में जो शहादत खान हैं जिन्होंने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, उनको मुग़ल बादशाह द्वारा अवध का सूबेदार नियुक्त किया जाता है और अगले ही साल 1723 में वो अवध में नया भू राजस्व बंदोबस्त लागू करते हैं। ठीक है दोस्तों। और जब नया भू राजस्व लागू करते हैं तो उसके तहत वो क्या करते हैं कि लगान की जो दर है, लगान वही है जो भू राजस्व है, यानी भूमि कर है। तो लगान की दर समझ रहे हो ना, कि भाई जैसे अलग अलग दर होती थी कि भाई टोटल उपज का 1/10 भाग जो है वो लगान के रूप में लिया जाएगा, 2/10 भाग जो है वो लगान के रूप में लिया जाएगा, या फिर 5/10 भाग जो है वो लगान के रूप में लिया जाएगा। तो इसको लगान की दर कहते हैं। तो इन्होंने लगान की दरों को उचित कर दिया, मतलब जायज़ की पहले लगान की दर बहुत ज़्यादा थी, उसने उतनी लगान की दर लगा दी कि भाई किसान के पास भी अच्छा खासा जो है उपज का हिस्सा बच जाए और राज्य के पास भी आ जाए। तो जो 1723 में नया भू राजस्व बंदोबस्त शहादत खान ने लागू किया अवध में, उसमें उसने एक तो लगान की दर को उचित कर दिया और दूसरा उसने किसानों को जमींदारों के जुल्म से बचाया। जमींदारों के जुल्म से किस तरह बचाया? क्योंकि भू राजस्व यानी कि लगान को कलेक्ट करने का, उसको वसूल करने का काम जमींदार करते थे और ये जमींदार अपनी मन मर्जी से जितना भाग चाहते थे, जितना हिस्सा चाहते थे, उतना ये लगान के रूप में लेते थे। तो इसने नया भू राजस्व बंदोबस्त लगा के और लगान की दर एक तो फिक्स कर दी और उसको जायज़ कर दिया, उचित कर दिया, बहुत ज़्यादा नहीं रखा। तो इससे जमींदारों की जो मन मर्जी थी लगान वसूल करने में वो ख़त्म हो गई। तो इस तरह से इसने नया भू राजस्व बंदोबस्त जब किया 1723 में अवध के अंदर, तो उसमें लगान की दर को एक तो उचित कर दिया और जमींदारों के जुल्मों से किसानों को बचाया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह कौन थे? मुग़ल बादशाह थे। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह से 7000 का मनसब प्राप्त करते हैं। अभी मनसब क्या होता है? मनसब क्या होता था कि भाई मुग़ल जो साम्राज्य था उसमें क्या करते थे कि राजा जो थे, मुग़ल बादशाह थे, वो उनके जो अधिकारी लोग होते थे, जैसे सूबेदार वगैरह जो भी होते थे, उनको मनसब देते थे। मनसब का मतलब क्या होता था कि उनको ना ये कहा जाता था कि मान लो कि जैसे कि भाई किसी व्यक्ति को कह दिया, किसी अधिकारी को, कि तुम 10,000 जो है सैनिक रखोगे, ठीक है, पैदल सैनिक, ठीक है, 500 तुम
या फिर कह दो कि 1000 तुम घोड़े रखोगे, घुड़सवार रखोगे, ठीक है, और 500 तुम हाथी रखोगे। तो ये जो आर्मी रखी जाती थी उसी को मनसब कहते थे। लेकिन इसका नाम जो होता था, ये जैसे इसका नाम है 7000 मनसब, 7000 का मतलब इसकी मतलब क्या होना चाहिए कि उस व्यक्ति के पास 7000 सैनिक होने चाहिए। लेकिन इसका नाम जैसा होता था, ज़रूरी नहीं है कि उतने ही सैनिक हों उसके पास, क्योंकि अगर नाम के बराबर रखेंगे तो जो दुश्मन जो लोग हैं, जो दूसरे जो राजा हैं, उनको पता चल जाएगा कि इस राजा के पास कितनी बड़ी सेना है। तो जिसका जितना नाम होता था मनसब का, उससे कम भी सैनिक हो सकते थे, उससे ज़्यादा भी हो सकते थे, उसके बराबर भी हो जाते। तो मेनली हमारा मोटिव यहाँ पे मनसब को समझना है। मनसब का मतलब ये था कि जो अधिकारी लोग होते हैं उनको ये कहा जाता था कि भाई तुम इतने सैनिक रखोगे, इसके बदले में, और इन सैनिकों का भरण, भाई इनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, इनका पालन पोषण भी करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करते थे, इसके लिए उस अधिकारी को एक ज़मीन का टुकड़ा दे देते थे, बहुत बड़ी ज़मीन दे देते कि भाई यहाँ से जो भी उपजेगा वो तुम्हारा है, ठीक है, तुम इससे अपना खुद का भी चलाओ, और ये जो तुम्हारे जो सैनिक हैं, जो हाथी हैं, घोड़े हैं, इनका भी तुम सैलरी वगैरह दो या फिर इनका पालन पोषण करो। तो ये चीज़ होती थी मनसब। तो मोहम्मद शाह ने, और इन मनसबों का यूज क्या होता था कि जब युद्ध होता था तो युद्ध के समय ये जिसके पास मनसब होता था उसको मनसबदार कहा जाता था। तो मनसबदारों से कहा जाता था कि भाई तुम अपनी सेना लेके आओ युद्ध लड़ने के टाइम पे ना। बाकी समय ये मनसब जो रहते थे, मनसबदार जो रहते थे, वो अपने सैनिकों को रखते थे। अलग अलग बहुत सारे मनसबदार थे, वो अपनी अपनी सेना अपने अपने पास सैनिकों को रखते थे। और जब युद्ध का समय होता था तो मनसबदार अपनी सेना को लेके पहुँच जाया करते थे, ठीक है। तो शहादत खान ने मोहम्मद शाह, मुग़ल शासक मोहम्मद शाह से 7000 का मनसब प्राप्त किया, और साथ ही साथ बुरहान उल मुल्क की उपाधि भी मिली इसे। बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसे दी गई थी दोस्तों? शहादत खां को। याद रखना ये बात, किसने दी थी? मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह ने। और मोहम्मद शाह ने क्या दिया था शहादत खां को? 7000 का मनसब दिया था, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई? तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। उसके बाद 1739 में मोहम्मद शाह जो थे, उन्होंने नादिर शाह से लड़ने के लिए दिल्ली बुला लिया। किसको? शहादत खां को। क्यों बुला लिया? मैंने अभी कहा ना कि मनसब, जब लड़ाई होती थी तो मनसबदारों को उनकी सेना के साथ बुलाया जाता था। तो 1739 में जो मोहम्मद शाह थे, मुग़ल बादशाह, उनको लड़ाई लड़नी थी किसके साथ? नादिर शाह के साथ। तो शहादत खां को बुला लिया गया, और वहीं शहादत खां की 1739 में ही मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद शहादत खां के बाद सफदरजंग जो है वो अवध का नवाब बनता है। ये सफदरजंग कौन था? ये शहादत खां का भतीजा भी था और उसका दामाद भी था। आपको पता होगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें मतलब जो भाई का जो लड़का होता है, यानी कि चाचा की जो लड़का है और लड़की जो होती है, उनकी आपस में शादियां हो सकती हैं। तो ये सफदरजंग जो था वो शहादत खां का भतीजा भी था, यानी कि भाई का लड़का भी था, और साथ ही साथ दामाद में इसकी बेटी का विवाह जो था वो इसी के साथ कर रखा था, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया। यहाँ तक एक बार हम दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। देखो हमारा मोटिव वही रहेगा कि हमें भाई क्वेश्चन लगाने हैं, और क्वेश्चन तभी लगेंगे जब हम बार बार रिविजन करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अवध की स्थापना किसने कर दी? शहादत खां ने। शहादत खां कौन था? 1722 में इसको अवध का सूबेदार बनाया जाता है मुग़ल शासक द्वारा। उसके बाद अगले ही साल 1723 में ये अवध में नया भू राजस्व बंदोबस्त लागू करता है, जिसके तहत ये लगान के दरों को उचित कर देता है और जमींदारों के जुल्मों को ख़त्म करके जमींदारों के जुल्म से किसानों को बचाता है। उसके बाद ये मोहम्मद शाह से 7000 का मनसब प्राप्त करता है और बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण करता है। उसके बाद 1739 में नादिर शाह से लड़ने के लिए मोहम्मद शाह इसको दिल्ली बुला लेता है, और 1739 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सफदरजंग, जो इसका भतीजा भी था और दामाद भी था, वो अवध का नवाब बनता है। अब चलिए सफदरजंग को पढ़ते हैं कि भाई सफदरजंग के टाइम पे ही अवध में लखनवी तहजीब जो है वो विकसित हुई। लखनवी तहजीब का मतलब क्या समझते? अरे लखनऊ के नवाबी अंदाज, नवाबी ठाठ जो हैं वो सफदरजंग के समय में वो जो तहजीब थी, लखनवी तहजीब अवध के अंदर, वो उत्पन्न हुई थी, विकसित हुई थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद सफदरजंग भी 1748 में मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? वजीर का पद प्राप्त करते हैं, और उसके साथ साथ इन्हें इलाहाबाद का प्रांत दिया जाता है। देखो
सादत खान ने मोहम्मद शाह से क्या क्या लिया था, एक तो 7,000 का मनसब और दूसरा बुरहान उल मुल्क की उपाधि, ठीक है। और जो सफदरजंग है वो 1748 में मोहम्मद शाह से क्या ले रहे हैं, एक तो वजीर का पद ले रहे हैं और दूसरा इन्हें क्या मिल रहा है, इलाहाबाद का प्रांत मिल रहा है, ठीक है दोस्तों, ओके। चलिए तो अब आगे देखते हैं। मोहम्मद शाह से वजीर का पद ले लिया है, इलाहाबाद का प्रांत ले लिया है, और क्योंकि मोहम्मद शाह से इन्होंने वजीर का पद लिया था इसीलिए सफदरजंग को नवाब वजीर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई अवध के कौन से नवाब को नवाब वजीर के नाम से जाना जाता था, तो वो सफदरजंग होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 1748 में इन्होंने मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त किया था और इलाहाबाद का प्रांत प्राप्त किया था, ठीक है दोस्तों। इतना समझ में आ गया नवाब वजीर तक सॉरी। इसके बाद 1754 के अंदर सफदरजंग की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद सफदरजंग का बेटा था सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला का नाम तो बहुत सुना होगा आपने, 1757 के प्लासी के युद्ध में यही तो होता है मीर कासिम के साथ। तो 1754 में जब सफदरजंग की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद सुजाउद्दौला उसका बेटा जो है वो अवध का नवाब बनता है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, चलिए सफदरजंग को दोबारा देखते हैं कि 1739 में नादिर शाह से लड़ने के लिए शहादत खां को बुलाया जाता है और 1739 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका भतीजा और दामाद सफदरजंग जो है वो नवाब बनता है और नवाब बनने के बाद सफदरजंग के टाइम पे ही अवध में जो लखनवी जो तहजीब है वो विकसित होती है और 1748 में सफदरजंग जो है मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त करता है और इलाहाबाद का प्रांत उसे मिलता है। वजीर का पद प्राप्त करने के कारण सफदरजंग को नवाब वजीर भी कहा जाता है और 1754 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका बेटा सुजाउद्दौला जो है वो अवध का नवाब बनता है। चलिए अब सुजाउद्दौला को देखते हैं। सुजाउद्दौला जो है वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण देता है, ठीक है। सुजाउद्दौला जो है वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को शरण देता है। दूसरी चीज़ इसकी कि ये 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है, 1761 में जो पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में होती है, तो उसमें ये अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है। 1761 में दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम आगे चल के। 1761 के पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की सारी लड़ाइयाँ पढ़ेंगे हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो जो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है उसमें सुजाउद्दौला किसका साथ देता है, अहमद शाह अब्दाली का। किस किस के बीच हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1764 में जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें सुजाउद्दौला मीर कासिम का साथ देता है। हमने पीछे वाले में बंगाल, इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, जब मीर कासिम को उठा के मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाता है, उस टाइम पे मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब सुजाउद्दौला तीनों मिलके बक्सर का युद्ध लड़ते हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, जिसमें अंग्रेज़ों की जीत होती है। तो अब समझ में आ रही है ना आपको बात कि शाह आलम द्वितीय जो था वो ऑलरेडी सुजाउद्दौला को उसने शरण दे रखी थी। तो शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला तो एक साथ थे ही और मीर कासिम उनके पास आ गया, तो तीनों ने मिलकर 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है दोस्तों। तो जो सुजाउद्दौला है, पहली बात कि जो शाह आलम द्वितीय हैं मुग़ल शासक, उनको शरण देता है। 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में शाह अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है और 1764 के बक्सर के युद्ध में ये मीर कासिम का साथ देता है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई तो आगे चलते हैं। 1775 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है दोस्तों। किसकी, सुजाउद्दौला की 1775 में मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो नवाब बनता है वो आसफउद्दौला है। इसके बाद हम देखने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। किसको, सुजाउद्दौला को। 1754 में मृत्यु होती है किसकी, सफदरजंग की। सफदरजंग की मृत्यु के बाद उसका बेटा सुजाउद्दौला जो है वो नवाब बनता है अवध का। ये मुग़ल शासक शाह आलम द्वितीय को शरण देता है। 1761 के पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है और 1764 के बक्सर के युद्ध में ये मीर कासिम का साथ देता है और 1775 में सुजाउद्दौला की मौत हो जाती है। उसके बाद आसफउद्दौला जो है वो बंगाल का अवध का नवाब बनता है। कौन, आसफउद्दौला। किसके बाद बनता है ये बनता है आपके सुजाउद्दौला के बाद। तो आसफउद्दौला जो है वो क्या करता है कि राजधानी को
फैजाबाद से लखनऊ लेके जाता है। मतलब पहले अवध की राजधानी थी फैजाबाद, लेकिन आसफ उद्दौला जो है वो फैजाबाद से राजधानी को लखनऊ लेके जाता है और लखनऊ में ये बड़ा इमामबाड़ा बनवाता है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ बनवाता है? लखनऊ के अंदर। कौन बनवाता है? आसफ उद्दौला। और आसफ उद्दौला ही राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ लेके जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। आसफ उद्दौला का इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद थोड़ा सा और बचा है बस, अवध फिर होने वाला है हमारा। उसके बाद वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के अंतिम नवाब थे। वाजिद अली शाह जो थे वो अंतिम नवाब थे। इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है, अगर आपको देखनी हो तो। आई थिंक चेस प्लेयर्स के नाम से है, चेस प्लेयर्स, शायद मेरे हिसाब से यही नाम है, बाकी आप देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी मूवी है। मतलब इनकी लेजीनेस को दिखाया गया है कि ये चेस को लेके बहुत पैशनेट होते रहते हैं, कि डलहौजी जो है वो इनके राज्य को मतलब छीनता रहता है और ये चेस खेलने में मगन रहते हैं। तो अगर आपको देखनी हो तो देख लेना, है ना। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बाकी आप लोगों की मर्जी है। तो वाजिद अली शाह जो थे वो अवध के अंतिम नवाब थे और वाजिद अली शाह के टाइम में ही 1856 में डलहौजी जो हैं, डलहौजी कौन थे? ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, अंग्रेजी गवर्नर जनरल। तो 1856 में डलहौजी जो थे उन्होंने अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाते हुए अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। और ये जो कुप्रशासन का आरोप लगा था ये आउटरम की रिपोर्ट पे लगा था। मतलब आउटरम जो थे वो एक अधिकारी थे, इंग्लिश अधिकारी। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट के आधार पे डलहौजी ने 1856 में वाजिद अली शाह के समय में अवध पे कुप्रशासन का आरोप लगाते हुए अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। एक बार हम फास्टली एक बार अवध को देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम मैसूर को करने वाले हैं दोस्तों। देखिए, अवध की स्थापना शहादत खां ने। शहादत खां को 1722 में अवध का सूबेदार बनाया जाता है। उसके अगले ही साल 1723 में वो नया भू राजस्व बंदोबस्त लागू करते हैं, जिसके तहत वो लगान की दर को उचित कर देते हैं और जमींदारों के जुल्म से किसानों को बचाते हैं। उसके बाद वो मोहम्मद शाह से 7000 का मनसब प्राप्त करते हैं और बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त करते हैं। उसके बाद 1739 में नादिर शाह के लड़ने के लिए मोहम्मद शाह जो हैं वो आपके शहादत खां को दिल्ली बुला लेते हैं और 1739 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनके भतीजा और दामाद सफदरजंग जो हैं वो अवध के नवाब बनते हैं। सफदरजंग के समय में ही अवध में लखनवी तहजीब जो है वो विकसित होती है। उसके बाद 1748 में सफदरजंग भी मोहम्मद शाह से वजीर का पद प्राप्त करते हैं और इलाहाबाद का प्रांत प्राप्त करते हैं। वजीर का पद प्राप्त करने के कारण इनको नवाब वजीर कहा जाता है। 1754 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका बेटा सुजाउद्दौला अवध का नवाब बनता है। सुजाउद्दौला मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को शरण देता है। 1761 के पानीपत की तृतीय लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का साथ देता है और 1764 के बक्सर की युद्ध में मीर कासिम का साथ देता है। उसके बाद 1775 में सुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद आसफ उद्दौला जो है वो अवध के नवाब बनते हैं। आसफ उद्दौला जो है वो राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ लेके जाते हैं और लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाते हैं। उसके बाद वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब होते हैं। वाजिद अली शाह के समय में 1856 में डलहौजी जो है वह अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाते हुए आउटरम की रिपोर्ट पर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते हैं। यहाँ पे हमारा अवध जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम करने वाले हैं दोस्तों मैसूर को। तो चलिए शुरू करते हैं मैसूर को। तालीकोटा का युद्ध होता है। जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे तालीकोटा का युद्ध कैसे होता है, किसके बीच होता है। ठीक है, अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि तालीकोटा का युद्ध जब होता है तो तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर जो साम्राज्य था इसका पतन हो जाता है। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य, तालीकोटा का युद्ध, सब कुछ हम पढ़ने वाले डिटेल के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर। ये एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो तालीकोटा का जो युद्ध होता है, तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर जो साम्राज्य था उसका पतन हो जाता है। और विजयनगर साम्राज्य का पतन जब होता है तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पे बहुत सारे छोटे छोटे जो स्वतंत्र राज्य हैं वो पनपते हैं। ठीक है, और जो ये छोटे छोटे राज्य पनपते हैं उन्हीं में से एक राज्य था मैसूर, जो सबसे प्रमुख राज्य था। मतलब विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद जो छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य उदय हुए उनमें से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख जो राज्य था वो मैसूर था।
और इस मैसूर पे उस समय वाडियार वंश के शासकों का राज था। कौन से वंश का? वाडियार वंश का। ठीक है। और इस वाडियार वंश का अंतिम शासक जो था वो था चिक्का कृष्णराज। ये चीका लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो, चिक्का, आधा कै फिर पूरा कै। ठीक है, चिक्का कृष्णराज था ये। ठीक है, तो वाडियार वंश का शासन था मैसूर पे, और वाडियार वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे चिक्का कृष्णराज। ये जो चिक्का कृष्णराज जो थे वो नाम मात्र के शासक थे। जैसे ही आपको मिले कि कोई भी शासक नाम मात्र का था, इसका मतलब होगा कि उसके समय में सत्ता की वास्तविक जो बागडोर है, राज्य की जो वास्तविक जो शक्ति है वो किसी और के हाथों में होगी। इसलिए चिक्का कृष्णराज के समय में वास्तविक सत्ता की जो वास्तविक बागडोर थी वो उसके दो मंत्री थे। एक का नाम था नंदराज और दूसरे का था देवराज। तो नंदराज और देवराज के हाथों में सत्ता की वास्तविक बागडोर थी। किसके समय में? चिक्का कृष्णराज के समय में। चिक्का कृष्णराज कौन था? वाडियार वंश का अंतिम शासक। ठीक है दोस्तों। और इसी समय जब चिक्का कृष्णराज नाम मात्र के शासक थे और नंदराज और देवराज के पास मैसूर की वास्तविक शक्ति थी, उस समय मैसूर पर मराठे और निजाम कौन? हैदराबाद के निजाम उल मुल्क। ठीक है, तो मराठे और निजाम जो थे वो दोनों ही इन पे लगातार अटैक करते थे। किन पे अटैक करते थे? मैसूर राज्य पे। क्यों करते थे? क्योंकि मराठे जो थे वो तो बार बार मैसूर पे अटैक करके उसे राजनीतिक रूप से कमज़ोर बनाना चाहते। मराठों का यही रहा है, मराठों का उनको कब्जा वब्जा कुछ नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था पैसा बस, है ना। आगे जब पढ़ेंगे हम मराठों को तो पता चलेगा कि वो दो प्रकार के कर लगाएंगे, चौथ और सरदेशमुखी। उनको पैसे से मतलब था बस मराठों से, और कुछ नहीं चाहिए था उनको, नहीं। इसीलिए वो हर किसी से शत्रुता मोल ले लेते हैं। तो मराठे जो थे वो अटैक करते थे राजनीतिक रूप से मैसूर को कमज़ोर बनाने के लिए। और निजाम जो थे, निजाम क्यों करते थे? निजाम का मानना था कि जो मैसूर है वो एक मुगल प्रदेश है, मतलब मुगलों का एक, मतलब कि मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा है। और निजाम खुद भी, हमने पहला जो वीडियो लेक्चर किया उसमें हमने पढ़ा था कि निजाम ने कभी भी खुद को मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र घोषित नहीं किया था। व्यवहार में वो स्वतंत्र शासक था, इसलिए मुगल प्रदेश मानकर मैसूर को वो इस पे अपना अधिकार मानता था, इसको अपने इस पर कब्जा करना चाहता था। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अभी तक एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि नई नई चीज़ें हैं, भूलने की चीज़ें हैं। तो वही है कि भाई मैसूर है कि तालीकोटा का युद्ध होता है, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है और बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है, जिसमें से मैसूर सबसे प्रमुख था। और मैसूर पर वाडियार वंश के राजाओं का शासन था। और वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज जो थे वो नाम मात्र के शासक थे, इसलिए सत्ता की वास्तविक बागडोर जो थी वो उनके दो मंत्रियों नंदराज और देवराज के हाथों में थी। और उसी समय मराठे और निजाम जो थे वो मैसूर पर बार बार अटैक करते थे। मराठे जो थे वो मैसूर को राजनीतिक रूप से कमज़ोर बनाना चाहते थे, जबकि निजाम जो थे वो मैसूर को मुगल प्रदेश मानकर उस पर अपना अधिकार मानते थे। ठीक है, उसके बाद वही सीन में आते हैं अपने हैदर अली साहब। हैदर अली जो थे वो वाडियार वंश के नहीं थे। हैदर अली की कहानी अभी हम देखेंगे कि हैदर अली जो है एक बिल्कुल नॉर्मल परिवार में, साधारण परिवार में जन्म लेते हैं। और इनका जन्म होता है 1721 के अंदर मैसूर के कोलार ज़िले में। ठीक है, हैदर अली का जन्म 1721 में मैसूर के कोलार ज़िले में होते हैं। और इनके जीवन की शुरुआत जो है वो ये मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी से अपनी जो है लाइफ जो है उसकी शुरुआत करते हैं, अपने जीवन की शुरुआत करते हैं साधारण अधिकारी के रूप में। और अपनी योग्यता के दम पर ये सेनापति के पद पे चले जाते हैं। ठीक है, तो हैदर अली जो थे वो वाडियार वंश के नहीं थे, वो एक साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत जो मैसूर की जो सेना थी उसमें एक साधारण अधिकारी से की, और उसके बाद अपनी योग्यता के दम पर ये सेनापति के पद पे पहुंच गए। और उसके बाद 1755 में हैदर अली जो हैं वो डिंडीगुल, एक जगह का नाम है, डिंडीगुल के फौजदार बन जाते हैं। फौजदार मतलब कि वहाँ की रक्षा करना सब कुछ, मतलब कि दायित्व जो है उन्हीं का हुआ था। तो 1755 में ये डिंडीगुल के फौजदार बन जाते हैं। और जब डिंडीगुल के फौजदार रहते हैं उस समय ये फ्रांसीसियों की मदद से एक वहाँ पर एक शस्त्रागार का निर्माण करते हैं। शस्त्रागार मतलब जहाँ पे तोप, बंदूकें वगैरह जो चीज़ें हैं वो रखी जाती हैं, बनाई जाती हैं। ठीक है, वो वाली चीज़।
तो 1755 में डिंडीगुल के फौजदार बनते हैं हैदर अली, और उसके बाद वहाँ पे फ्रांसीसियों की सहायता से, ये याद रखना, फ्रांसीसियों की सहायता से वहाँ पे एक शस्त्रागार बनाते हैं। और उसके बाद 1761 में नंदराज को हटाकर खुद को मैसूर का शासक घोषित कर देता है कौन? हैदर अली। नंदराज को क्यों उठाया? क्योंकि चिक्का कृष्णराज के समय में वास्तविक शक्ति नंदराज और देवराज के हाथ में थी, तो इसलिए 1761 में ये नंदराज को हटाता है कौन? हैदर अली, और मैसूर का शासक बन जाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई है। मैसूर का शासक बनता है तभी उसी समय वेदनूर एक जगह थी। क्या जगह थी? वेदनूर। तो वेदनूर के जो राजा थे उनकी मृत्यु हो जाती है, और उसकी मृत्यु होने के बाद उस पर भी कब्जा करके और वहाँ पे अपना उपशासक जो है नियुक्त कर देता है कौन? हैदर अली। ठीक है, हैदर अली जो था वो एक वीर योद्धा भी बहुत अच्छा था और प्रशासक भी बहुत अच्छा था, मतलब लड़ाई करने में भी माहिर और प्रशासन के मामले में माहिर। कौन? हैदर अली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कि इसने क्या क्या किया। देखते हैं कि किस तरह से ये योद्धा था और किस तरह से एक कुशल प्रशासक था। इसने अपनी सेना का पुनर्गठन किया यूरोपीय पद्धति पर, मतलब जो यूरोपियंस की जो सेनाएं होती थी, जिस तरह से उनकी युद्ध की नीति होती थी, जिस तरह से उनके वो शस्त्र वगैरह होते थे, हथियार वगैरह, उसी हिसाब से इन्होंने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और तोप खाने का निर्माण किया। तोप खाने समझ गए तुम, मतलब तोपें वगैरह जो बंदूकें वगैरह वहाँ बनती थी। ठीक है, तो ये तो होगी। उसके अलावा इसने जागीर बांटने की जो प्रथा थी उस पर रोक लगा दी, क्योंकि जागीर क्या होता था कि जागीर की वजह से जागीर में जो भूमि दी जाती थी वो अधिकारियों को दी जाती थी सैलरी ना देके, और उसकी वजह से क्या होता था कि राज्य की आय घटने लगती थी। ठीक है, तभी तो, और क्योंकि ये कुशल प्रशासक थे, तो जागीर बांटने की जो प्रथा थी उस पर रोक लगा दी और सेना का पुनर्गठन किया और तोपखाने का निर्माण किया। उसके बाद ये कालीकट को जीतते हैं। कालीकट, जहाँ पे वास्को डी गामा आते हैं, है ना, केरल के अंदर। कालीकट कहाँ है? केरल के अंदर है। कालीकट को जीतते हैं और जो मालाबार तट है उस पर पहली बार ये, मतलब हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने मालाबार तट पे क्या लगाया था, मतलब भारी शासक था जिसने मालाबार तट पे टैक्स लगाया था, कर लगाया था। और वहाँ पर इसका संघर्ष जो हुआ था वो नायरों के साथ हुआ था। ठीक है, किसके साथ हुआ था दोस्तों? नायरों का, मतलब नायर वहाँ के लोगों को कहा जाता था ना, वो जो जनजाति थी, जो लोग थे जिस वंश वगैरह से बिलोंग करते थे उनको नायर कहा जाता था। तो कालीकट को कौन जीतता है? हैदर अली, और पहली बार मालाबार तट पर कर लगाता है। मालाबार तट की जो भूमि थी उस पर कर लगाता है और वहाँ पे नायरों से जो है इसका संघर्ष होता है। उसके बाद हम जब एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध था उसमें हैदर अली की मृत्यु हो जाती है ना, और टीपू सुल्तान का बेटा जो था वो सुल्तान वहाँ जो मैसूर जो है उसका नवाब बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, जो मैसूर था वो। एक बार दोबारा मैसूर को देख लेते हैं कि भाई तालीकोटा का युद्ध होता है, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे राज्य जो हैं उनका उदय होता है, जिनमें मैसूर सबसे प्रमुख होता है। मैसूर पर वाडियार वंश के शासकों का शासन होता है, और वाडियार वंश के अंतिम शासक थे चिक्का कृष्णराज, जो नाम मात्र के शासक थे, इसलिए सत्ता की वास्तविक बागडोर नंदराज और देवराज के हाथों में थी। और उस समय मराठा और निजाम मैसूर पर लगातार अटैक करते थे। मराठाओं का अटैक करने का रीजन था राजनीतिक रूप से मैसूर को कमज़ोर बनाना, और निजाम जो है वो मैसूर को मुगल प्रदेश मानकर उस पर अधिकार करना चाहते थे। उसके बाद हैदर अली आते हैं सीन में। हैदर अली का जन्म होता है 1721 में मैसूर के कोलार जिले में। ये अपने जीवन की शुरुआत मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी से करते हैं और योग्यता के दम पर सेनापति तक चले जाते हैं। उसके बाद 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बनता है हैदर अली, और जब फौजदार बनता है तो वहाँ पे फ्रांसीसियों की सहायता से एक शस्त्रागार का निर्माण करता है। उसके बाद 1761 में नंदराज को हटाकर मैसूर का शासक बन जाता है, और उसी समय वेदनूर के राजा की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पे उस कब्जा करके अपना उपशासक नियुक्त कर देता है। ये एक वीर योद्धा भी होता है और अच्छा प्रशासक भी होता है। अपनी सेना का यूरोपीय पद्धति पर पुनर्गठन करता है और तोपखाने का निर्माण करता है। जागीर बांटने की जो प्रथा है उस पर रोक लगा देता है। कालीकट को जीतकर पहली बार हैदर अली ने मालाबार जो तट था उस पर कर लगाया, और वहाँ पर इसका संघर्ष नायरों से होता है, और इसकी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका बेटा टीपू सुल्तान जो है
वो जो है फिर यहाँ के शासक बनते हैं मैसूर के। टीपू सुल्तान भी बहुत ही योग्य शासक थे और इन्हें शेर मैसूर की उपाधि दी जाती है। जब हम आगे पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वॉर, उनमें हम डिटेल में पढ़ेंगे टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही था दोस्तों। हमने इसमें किया है अवध और मैसूर को, और ये चीज़ तो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि साथ में चैनल पे ज्योग्राफी और जो बायोलॉजी है उसकी क्लासेज भी चल रही हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इसी तरह बनी रहेगा इस सफ़र में, है ना। रोज़ आपको वीडियोज़ जो हैं वो मिल जाया करेंगी। और ये वही चीज़ है कि इन चीज़ों की जिस तरह से मैंने बनाए हुए नोट्स, उसी तरह से आप नोट्स बनाने की कोशिश करें ताकि जल्दी से जल्द रिवाइज करें। और रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना रिवीजन के भैया एग्ज़ाम जो है उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। बार बार रिवीजन करो। तो रिवीजन करने के लिए ज़रूरी है कि आपके नोट्स जो हैं वो छोटे से छोटे हों, है ना। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है उसी तरह से आप लिखने की कोशिश करेंगे। एक बार देखिए वीडियो को, छोटी छोटी वीडियो हैं, बहुत बड़ी वीडियोज़ हैं नहीं, तो एक बार देखिए उसको, फिर दोबारा डबल स्पीड करके देख लीजिएगा, है ना। तो माइंड में सेट हो जाएगी उसके पीछे की जो कहानी है, और इसी रूप में फॉर्मेट में आप बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।